The Hindu editorial, 4th of September 2021. An uneven uptick. अपटिक होना यानी बढ़त होना, अनइवन यानी जो स्मूथ ना हो, जो उबड़ खाबड़ हो, ऊंची नीची हो. जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स इंडिकेट द रिकवरी इज नाइदर स्मूथ नॉर फास्ट. जीएसटी के जो रेवेन्यू के रुझान हैं वो इंगित कर रहे हैं कि जीएसटी में जो रिकवरी आ रही है, यानी वापस जो बढ़ रहा है जीएसटी, उसकी रिकवरी ना तो स्मूथ है ना तेज हो रही है, यानी धीरे धीरे भी हो रही है और अनइवन भी है. With gross revenue of 1.12 lakh crore in August, the GST has now yielded over 1 lakh crore a month for almost a full year. ग्रॉस रेवेन्यू 1.12 लाख करोड़ का अगस्त में आया है. इसके साथ जीएसटी ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू दिया है, करीब करीब पूरे एक साल में. The only blip in the past 11 months came in June, when takings fell below 93,000 crores in the aftermath of the second COVID-19 wave that compelled mobility restrictions across states. केवल एक ही नीचे की गिरावट आई थी पिछले 11 महीनों में, जो कि जून में आई थी, जब जीएसटी के जो प्राप्तियां हैं वो 93,000 करोड़ के नीचे चली गई थी. सेकेंड जो कोविड-19 की वेव आई थी उसके बाद में, जिसने ज़रूरी कर दिया था लोगों के आवागमन के रिस्ट्रिक्शंस को स्टेट्स के आर पार. Those curbs have been progressively easing up, just as they were a year ago when the country saw phased unlocking from the national lockdown. वो जो रुकावटें करी गई थी लोगों के आवागमन में, वो समय के साथ ढीली की जा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक साल पहले किया गया था जब देश ने फेजेस में अनलॉकिंग देखी थी नेशनल लॉकडाउन में से. Compared to those lows, the August collections are 30% higher and also 14% above the pre-pandemic levels of 2019-20. Though one must remember India's growth had stuttered sharply that year. उन लो से कंपेयर अगर किया जाए तो अगस्त का कलेक्शन जो है 30% ज़्यादा है, और पैंडेमिक जो आया था 2019-20 के जो पैंडेमिक लेवल से पहले के जो लेवल थे उससे भी 14% ज़्यादा है. हालांकि किसी को भी याद रखना चाहिए कि भारत की ग्रोथ जो है वो शार्पली गिरी थी उस साल में, यानी 1919-20 साल में हमारी ग्रोथ भी खड़खड़ा के थोड़ी गिरी थी शार्पली. स्टटर करना मतलब जैसे कोई चीज़ खड़खड़ाने लगती है, नर्वस हो जाती है, तो और शार्पली गिरी थी वो खड़खड़ाते हुए. While revenues from domestic transactions were up 27%, key industrial states saw faster growth, including Karnataka, Tamil Nadu, and Maharashtra. जबकि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू 27% बढ़ गए थे. जो मुख्य इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उन्होंने और भी तेज़ ग्रोथ देखी. इसमें शामिल हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र. Going forward, the government expects that such robust GST collections revenues to persist. आगे जाते हुए समय में आगे सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि इस तरह के जो मजबूत जीएसटी रेवेन्यूज़ हैं वो बने रहेंगे, यानी रेवेन्यूज़ के बढ़त की जो मजबूती है बढ़ी रहेगी. Most economists agree that may be the case unless the fears of a third wave come true, triggering lockdowns. और ज़्यादातर अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो केस हो सकता है कि जीएसटी रेवेन्यूज़ की बढ़त बनी रहेगी जब तक कि ऐसा ना हो कि जो थर्ड वेव के जो डर हैं वो सच हो जाएं और जिससे लॉकडाउन ट्रिगर हो जाए. But it is unclear if the economy is recovering fast in tandem with the easing out of the COVID-related restrictions. लेकिन ये बात अभी साफ नहीं है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से रिकवर कर रही है
जैसे जैसे कोविड से संबंधित जो रुकावटें हैं वो आसान की जा रही हैं, उसके मिलान में क्या रिकवरी तेज़ हो रही है, इस बारे में ये क्लैरिटी नहीं है। The GST collected in August pertains largely to economic activity in July, and the mobility restrictions in most states had been eased further that month compared to June, including in the southern states. जो जीएसटी अगस्त में इकट्ठा किया गया है वो उस आर्थिक एक्टिविटी से संबंध रखता है जो कि जुलाई में हुई थी, और जो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं ज़्यादातर स्टेट्स में, उसको उनको और भी आसान किया गया था उस महीने में, यानी जुलाई के महीने में, जून के मुकाबले में। नहीं, जून में जो रिस्ट्रिक्शन थे उसके बाद जुलाई में थोड़े से आसान किए गए थे रिस्ट्रिक्शंस, और उसमें सदर्न स्टेट्स भी शामिल थे जिनमें रिस्ट्रिक्शंस आसान किए गए थे। GST e-way bills generated in July surged to an average of 2.1 million from 1.8 million in June. जो जीएसटी के ई वे बिल्स जनरेट किए गए थे जुलाई में, वो औसत 2.1 मिलियन बढ़ गए थे, जो कि जबकि जून में वो 1.8 मिलियन थे। Yet, on a sequential basis, GST revenues in August are almost 4% lower than the 1.7 lakh crore collected in July. फिर भी अगर एक के बाद एक आधार पे देखा जाए, यानी सीक्वेंस के आधार पे देखा जाए, तो जो अगस्त में जीएसटी रेवेन्यूज हैं वो करीब करीब 4% और भी कम हैं 1.16 लाख करोड़ से जो जुलाई में कलेक्ट हुआ था। दिस रिकवरी अपीयर्स चॉपी रादर देन फास्ट, और ये रिकवरी जो है ये उथल पुथल वाली प्रतीत हो रही है, बजाय इसके कि वो तेज हो। सिमिलरली द गवर्नमेंट क्लेम्स ऑफ हायर compliance levels reiterated over the past several months need to be matched with accompanying numbers। और इसी प्रकार से सरकार जो दावा कर रही है कि जो कंप्लायंस लेवल्स हैं जीएसटी में, यानी ज़्यादा लोग जीएसटी के रूल से कंप्लाई कर रहे हैं, जो बार बार रिपीट कर रही है सरकार, पिछले कई महीनों से वो कह रहे हैं कि ये कंप्लायंस लेवल बढ़ रहा है, तो ये जो दावे हैं उनको मैच कराना ज़रूरी है साथ साथ उन नंबर्स से भी, कि अगर सरकार कह रही है कि कंप्लायंस लेवल बढ़ रहा है तो साथ साथ जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए। At the start of the GST regime 4 years ago, it had 6.6 million taxpayers. जब जीएसटी का राज्य शुरू हुआ 4 साल पहले, तब उसमें 6.6 मिलियन टैक्स पेयर थे। On GST day this July, the finance minister said this had risen to 12.8 million. और जुलाई में जीएसटी डे को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये नंबर जो है बढ़ के 12.8 मिलियन हो गया है। But how many of them are filing returns each month is no longer known, since the government stopped disclosing that number from February 2021। लेकिन इनमें से कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं हर महीने, ये अब नहीं जान सकते, अब और नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सरकार ने ये नंबर का खुलासा करना बंद कर दिया है फरवरी 2021 से कि कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं। This makes it virtually impossible to distill the effects of compliance and growth on GST revenues। और ये बात एक तरह से असंभव कर देती है कि हम कंप्लायंस और ग्रोथ के क्या असर है, यानी कंप्लायंस का क्या असर है और ग्रोथ का क्या असर है जीएसटी के रेवेन्यू पे, ये हम डिस्टिल करें, निचोड़ निकाल के लें या वाश बना के निकाल लें। डिविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स spikes suspicions about what they strive to hide। डेटा पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट्स है उससे उनसे जो स्पाइक होता है, डिविएट होता है डेटा, वो जो डेटा पॉइंट से, जब हम स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट से डिविएट करते हैं तो उससे संदेह स्पाइक हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
The government would do well to restore and enhance its quality of data disclosures. सरकार अच्छा करेगी अगर वो फिर से वापस कर दे और बढ़ा दे अपने डेटा डिस्क्लोजर के डेटा की खुलासे की क्वालिटी को. इवन स्टेट वाइज रेवेन्यूज हैव बीन सिलेक्टिवली शेयर्ड रिसेंटली. जो स्टेट वाइज जो रेवेन्यूज हैं जीएसटी के उनको भी बहुत सिलेक्टिवली सिलेक्ट कर करके शेयर किया गया हाल में. As the Reserve Bank of India governor has highlighted, the economy is still delicately poised. और जैसा आरबीआई के गवर्नर ने इस बात पर रोशनी डाली है कि अर्थव्यवस्था जो है वो अभी भी बहुत ही नाजुक तरह से टिकी हुई है. मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी हैज स्टम्बल्ड इन अगस्त. जो मैन्युफैक्चरिंग में रिकवरी है वो लड़खड़ाई है अगस्त में. सर्विसेज रिमेन स्ट्रेस्ड. जो सर्विस सेक्टर है वो अभी भी प्रेशर में है. Exports stay strong but have slipped on a month-on-month basis, just like the GST collections. Exports strong बने हुए हैं लेकिन एक महीने महीने दर महीने वाले आधार पे वो नीचे गिरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी कलेक्शन के साथ हुआ है. There is surely a need to talk things up when the chips are down, but ultimately only facts and figures can invest words with meaning. निश्चित रूप से जब हालात नीचे की तरफ होते हैं या गिरे हुए होते हैं तो उस वक्त एनकरेजिंग बातें करना, प्रोत्साहन रूपी बातें करना जो है वो अच्छा की ज़रूरत होती है निश्चित रूप से. लेकिन आखिरकार केवल तथ्य हैं और नंबर्स हैं वो ही शब्दों में अर्थ को निवेशित कर सकते हैं. द सेकेंड एडिटोरियल, एंडिंग द फॉरएवर. जो चीज़ हमेशा चल रही थी उसको ख़त्म करना. The US might not find it easy to resist the impulse to remake other nations. यूएस जो है हो सकता है इस बात को आसान ना पाए कि उनके अंदर से जो प्रेरणा होती है ना कि दूसरे नेशंस को बनाया जाए, उस प्रेरणा को रेजिस्ट करने को वो हो सकता है वो आसान ना पाए. यानी यूएस के अंदर जो है वो अंदर से प्रेरणा हमेशा रहेगी कि दूसरे देशों में घुस के और उनको दोबारा से बनाया जाए. President Joe Biden has mounted a stiff defense of his position on pulling American troops and civilians out of Kabul, an operation widely regarded as botched and disastrous, vowing that the era of meddling in the politics of other nations had ended. जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है उन्होंने बहुत ही कड़ा डिफेंस माउंट किया है, बहुत ही कड़ा उन्होंने अपनी पोजीशन का डिफेंस यानी बचाव चढ़ाया है, माउंट किया है, नहीं कि उन्होंने रेज किया है कि अमेरिकन ट्रूप्स को जो पुल आउट किया गया या सिविलियंस को पुल आउट किया गया काबुल से वो सही था. एन ऑपरेशन वाइडली रिगार्ड इज बॉट. एक ऐसा ऑपरेशन जो कि वाइडली ये माना जाता है कि वो बहुत ही ख़राब ढंग से किया गया और वो फेल्ड था और डिज़ास्टर्स था, यानी कि वो बर्बाद कर देने वाला था. vowing that the era of meddling in the politics of other nations had ended. और उन्होंने शपथ ली कि वो जो अब समय जो है कि हम दूसरे नेशंस के पॉलिटिक्स में जाके बीच बचाव करेंगे वो समय अब ख़त्म हो गया है. His comments came in the context of sharp criticism of an evidently poorly planned exit co-terminus with deadly terror attacks near Kabul airport. उनके कमेंट्स ऐसे समय में आए, ऐसे संदर्भ में आए जब शार्प आलोचना आई थी एक बड़ा साबित रूप से खराब ढंग से जो प्लान किया गया उनका बाहर जाना, जो कि साथ साथ जिसका खात्मा जब हुआ तो साथ साथ बहुत ही मृत्यु को लाने वाले आतंकवादी अटैक हुए थे काबुल एयरपोर्ट के पास. Since the withdrawal, US polls suggest that nearly twice as many people disapproved of his management of the end of the long war as those who approved. जब से ये ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ है तब से जो यूएस में जो पोल किए गए हैं वो ये सुझाते हैं कि करीब करीब दुगने लोग जो हैं वो अनुमोदन नहीं कर रहे थे
उनके मैनेजमेंट का, कि किस तरह से जो लंबी वॉर है उसको ख़त्म किया गया है, उनके मुकाबले में जो उसका अनुमोदन कर रहे थे. That 56% of surveyed individuals disapproved of his performance on foreign policy. और ये पोल्स, यूएस के पोल्स ने ये भी सुझाया है कि 56% जो सर्वेक्षित लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, वो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है फॉरेन पॉलिसी को के ऊपर, उसको डिसअप्रूव कर रहे थे. एंड हिज ओवरऑल जॉब अप्रूवल रेटिंग हैड हिट अ न्यू लो ऑफ 44%. और कुल मिला के उनकी जो उनको वो जो नौकरी कर रहे हैं यानी प्रेसिडेंट की, उस बारे में जो अप्रूवल रेटिंग है वो एक नई नीचे स्तर पे आ गई थी, 44% के. When the poll statistics of 71% of Americans believing that the US mission in Afghanistan was a failure is taken together with the Mr. Biden's promise to eschew the regime change paradigm in foreign policy, it begs the question of whether such a new era of US non-interventionism is possible or likely. जब ये जो पोल का जो आंकड़ा आया है, जो पोल किया गया है यूएस में, जो 71% अमेरिकन का पोल किया गया है, और उसमें वो विश्वास कर रहे हैं अमेरिकन कि जो यूएस का मिशन था अफगानिस्तान में वो एक फेलियर था. अगर इस पोल स्टैटिस्टिक्स को हम साथ में लेते हैं मिस्टर बिडेन के वादे के, कि उन्होंने ये वादा किया है कि हम जो रिजीम चेंज की पैराडाइम को फॉरेन पॉलिसी में अब से दूर रहेंगे, हम इस सोच से दूर रहेंगे कि किसी दूसरे देश में जाके हमको उनका राज्य पाठ बदलना है, उसको एस्च्यू करेंगे, नहीं उससे दूर रहेंगे फॉरेन पॉलिसी में. अगर इस प्रॉमिस के साथ इस स्टैटिस्टिक्स को मिला के देखा जाए तो it begs the question of whether such a new era of US interventionism is possible or likely. तो कि क्या ये जो नया नया एज है, नया युग है, जिसमें यूएस का जो हस्तक्षेप है वो नहीं होगा, नॉन इंटरवेंशनिज्म का जो युग है, वो क्या संभव है या लाइकली है, क्या उसकी संभावना है, ये बात हमको समझ में नहीं आती है. क्योंकि एक तरफ तो 71% जो अमेरिकन हैं वो ये विश्वास कर रहे हैं कि यूएस का जो मिशन था वो फेलियर था, और मिस्टर बिडेन ये नहीं कह रहे हैं कि वो फेलियर था, वो कह रहे हैं कि ये पैराडाइम चेंज हो गया है. तो ऐसा लगता है कि यूएस जो है वो कहना चाहता है कि वो सफल हुआ है, उसमें अपनी गलती मतलब मानना नहीं चाहता. तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमको कि क्या यूएस जो है उसकी जो नॉन इंटरवेंशनिज्म है, वो जो नया युग है, वो वाकई संभव है या लाइकली है, या केवल मुंह से बोल के बात कर रहे हैं. The answer depends on the extent to which the US believes it can manage the forces of international terrorism from afar, sans boots on the ground. इसका आंसर इस बात पर निर्भर करता है, इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर निर्भर करता है कि किस हद तक यूएस ये विश्वास करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के जो फोर्सेस हैं उनको मैनेज कर सकता है दूर से ही, बिना जूतों को जमीन पे वहाँ पे लगाए हुए. That also partly depends on the strategic role of Pakistan, China, and Russia in the South Asia region. और इस सवाल का जवाब इस पे भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया का साउथ एशिया के रीजन में, क्षेत्र में जो रणनीतिक रोल है वो क्या होगा. Neither sets of factors inspires hope that the messy troop pullout was anything other than one step in another round of the classical historical cycles in Afghanistan of foreign occupation, regime change, abandonment and lapse into lawlessness, orthodoxy, and flirtations with terror outfits in the neighborhood.
और कोई भी सेट ऑफ फैक्टर जो है ये प्रेरित नहीं करता है, इस आशा को प्रेरित नहीं करता है कि ये जो ट्रूप का जो पुल आउट था, जो कि मेसी था, मेसी मतलब वो बिगड़ गया था, वो कचड़ीला था, वो एक और जो जो राउंड है कई चीज़ों का, उसका एक और स्टेप तो नहीं था। जो राउंड है जैसे कि जिसमें कि क्लासिकल हिस्टोरिकल साइकिल चलती आ रही है अफगानिस्तान में, जिसमें पहले फॉरेन ऑक्यूपेशन होता है, फॉरेन कंट्री उसको ऑक्यूपाई करती है, उसका उसके राज्यकाल का में बदलाव होता है, उसके बाद वो जो अफगानिस्तान है उसको लोग छोड़ देते हैं और वो लॉलेसनेस में चला जाता है। और उसमें उसके बाद जो वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्सी है, यानी जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं। और उसके बाद जो आतंकवादी आउटफिट्स हैं नेबरहुड में, उनके साथ एक उनका रिश्ता बनने लगता है। तो ये जो साइकिल है, हिस्टोरिकल साइकिल अफगानिस्तान में, उसका क्या ऐसा नहीं लगता कि एक और राउंड उसी का है, एक और स्टेप उसी का है, और कुछ इसके अलावा नहीं है। The US has a rich history of shaping or toppling foreign governments and seeking to influence forces made abroad and had an impact on American shores. अमेरिका की बहुत ही रिच हिस्ट्री है कि वो फॉरेन की सरकारों को शेप करती आई है या उनको गिराती आई है, और हमेशा वो कोशिश में रही है कि वो ऐसे फोर्सेस को प्रभावित करे जो कि बाहर बने हैं और जिनका कोई इम्पैक्ट हुआ है अमेरिकन शोर्स पे। यानी कोई भी ऐसे फोर्सेस जो अमेरिका से बाहर है, उनका कोई भी असर अगर अमेरिकन शोर्स पर है, यानी अमेरिकन किनारों पे है, यानी अमेरिकन किनारों तक अगर उसका असर आ रहा है, तो वहाँ पे सरकार अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। ये हमेशा उनकी कोशिश रही है। In the early 20th century, the center of gravity of such clandestine operations was in the North American hemisphere, and it included the Dominican Republic, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, and Panama. वो 20वीं सदी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी उनके कार्य की, उनके जो क्लैंडस्टिन ऑपरेशन, जो छुपे हुए ऑपरेशंस होते हैं नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर में, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर में थी। और उसमें शामिल थे देश जैसे डोमिनिशियन रिपब्लिक, हेटी, होंडुरस, मेक्सिको, निकरागुआ और पनामा। In the post Second World War and post COVID and post Cold War periods, it included the likes of Iran, Indonesia, and Venezuela. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और कोल्ड वॉर के पीरियड के बाद उसमें शामिल हो गए थे ऐसे देश जैसे ईरान, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, और जिसमें शामिल थे इंक्लूडिंग एलिजेड इंटरफेरेंस इन द इलेक्शंस ऑफ इटली। और उसमें ये भी शामिल था कि जो कि एलिगेशन लगाया गया था, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने इटली के इलेक्शंस में भी हस्तक्षेप किया है, फिलीपींस के इलेक्शन में हस्तक्षेप किया और जापान के इलेक्शंस में भी हस्तक्षेप किया है। With a foreign policy elite and intelligence community deeply inured to habitually meddling in the politics of other nations for at least a century, the odds that Mr. Biden will be the leader to turn their heads from this preoccupation are low. जबकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन नीति की जो एलीट है, एलीट मतलब जो मुख्य लोग हैं फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले, उसको क्रियान्वित करने वाले, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, और वहाँ की अमेरिका की जो इंटेलिजेंस समुदाय है, यानी CIA एक्सेट्रा, वो बहुत ही गहरे रूप से इग्नोर हो गए हैं, यानी उन पे असर नहीं होता है, कि वो उनकी हैबिट हो गई है कि वो दूसरे नेशंस की पॉलिटिक्स में मेडल करते रहते हैं, जाके बीच बचाव करते रहते हैं, वहाँ घुसे रहते हैं उसमें, और एक सेंचुरी से कम उनकी आदत रही है। तो ऑड्स ऐसे हैं, यानी कि चांसेस ये हैं कि मिस्टर बिडेन द और इस बारे में चांसेस कि मिस्टर बिडेन वो लीडर होंगे जो अपना सिर घुमा लेंगे इस आदत से, प्रीऑक्यूपेशन से, यानी इस आदत से, ऐसा चांस जो है कम है, और लो। It is true that ever since the advent of his predecessor Donald Trump,
the US has been on an inexorable path towards a more inward focused paradigm of policy making, putting America first and reconsidering, if not rejecting, certain elements of the rules based international order. ये बात सच है कि जब से उनके जो पहले वाले थे, यानी कि जो उनसे पहले जो प्रेसिडेंट आए डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके आने से साथ ही जब से वो आए थे, तब से यूएस जो था एक ना पीछे हटने वाले रास्ते पे चल पड़ा था, एक अंदर की ओर फोकस करने वाले एक सोच विचार के तरीके की ओर पॉलिसी मेकिंग के, जिसमें वो अमेरिका फर्स्ट को आगे रखते थे और जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके बारे में वो अ, या तो उसको रिकंसिडर करते थे या उसको रिजेक्ट करते थे। अगर वो रिजेक्ट नहीं करते थे कुछ एलिमेंट्स रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के, तो कम से कम उसको रिकंसिडर करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है वो रूल्स के हिसाब से चले, इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डटे हुए नहीं रहते थे, उसको रिकंसिडर दोबारा से उस बारे में सोच विचार करते थे, भले ही उस बात को रिजेक्ट ना करते हो। यानी कि वो चाहते तो थे कि इंटरनेशनल ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए, लेकिन उसको रिकंसिडर करते थे और अमेरिका फर्स्ट जो है उनके सामने ज़्यादा रहता था। यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो हस्तक्षेप के फेवर में नहीं रहते थे, उसके पक्ष में नहीं रहते थे और अपने अमेरिका पे फोकस ज़्यादा करते थे। But in America, historically, the clarion call for nativist populism has always coexisted to an extent with the temptation to meddle abroad. लेकिन अमेरिका में ये हिस्ट्री में देखा गया है, ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जो युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं, तो उसमें जो है हम अपने देश के लोगों में अगर किसी को प्रसिद्ध होना है, पॉपुलर होना है और अ, उसके लिए जो नेटिविस्ट पॉपुलिज्म है वो भी साथ साथ चलती है विद इस टेम्पटेशन के साथ कि हमें दूसरे देश में भी मेडल करना है। यानी दूसरे देश में मेडल करने की जो टेम्पटेशन है वो भी चलती है और जो भेरियाँ गाई जाती हैं, बजाई जाती हैं, रणभेरियाँ जो बजाई जाती हैं नेटिविस्ट पॉपुलिज्म की, कि हमें अपने देश में अपने नेटिव्स के बीच में पॉपुलर होना है और साथ साथ ये भी रहा है उसके साथ साथ कि एक टेम्पटेशन रही है, आकर्षण रहा है दूसरे देशों में अब्रॉड यानी बाहर के देशों में बीच बचाव करने का। द impulses of the Biden administration may therefore only lead to a temporary lull in this disturbing trend. तो जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पल्स यानी अंदर से जो प्रेरणा उनको आ रही है, वो हो सकता है कि वो केवल एक कुछ समय के लिए एक शांति की तरफ लेके जाए इस डिस्टर्बिंग ट्रेंड में। जो रुझान रहा है अमेरिका, वो तो दूसरे देशों में मेडल करने का रहा है, तो उस रुझान में एक ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा शांति ऐसा लगता है कि आ गई है।